नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल की फैक्ट पर। साथियों, 1 जुलाई 2024 से 3 नए भारतीय दंड और न्याय प्रक्रिया के तहत साक्ष्य प्रक्रिया के तहत 3 नए भारतीय कानून प्रभावी हो चुके हैं और ऐसे कई नई चीजें जुलाई माह से प्रारंभ हो रही हैं, जिसका असर भारत की जनता के जेब पर भी सीधा पड़ेगा। साथियों, रिचार्ज, जियो का रिचार्ज 25% तक महंगा हो चुका है। अब अगर आप जियो का रिचार्ज 3 जुलाई के बाद कराते हैं तो कम से कम 25% तक आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना होगा। एयरटेल का जो रिचार्ज है वो लगभग 21% तक महंगा हो चुका है। अब अगर आप एयरटेल का रिचार्ज कराने जाते हैं तो आपको कम से कम 21% ज़्यादा पैसा जमा करना होगा। वीआई में कोई भी आप प्लान लेने जाते हैं तो कम से कम 20% तक आपको ज़्यादा पैसा देना होगा। तीनों कंपनियों का रिचार्ज प्लान महंगा हो चुका है। 20 से 25% तक बढ़े हुए अमाउंट पर आपको रिचार्ज कराना होगा। साथियों, 3 नए कानून, ऐसे कानून जो अंग्रेजों के समय से चलते आ रहे थे, सन 1860 जिसमें वो कानून इंडियन पीनल कोड जो 1862 से प्रभावी हुआ, उसकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023 1 जुलाई से प्रभावी हो चुकी है। दूसरा अंग्रेजों के समय का ही कानून 1898 में बने हुए सीआरपीसी अब इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो चुकी है। तीसरा 1872 इंडियन एविडेंस कोड, जिसके जगह पे भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 ये भी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो चुका है। साथियों, सबसे पहले नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नागरिक को ये अब छूट दी गई है कि अगर उनके साथ देश में कहीं भी अगर वो कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं या कोई भी कार्य पे कार्यरत हैं, अपने राज्य अपने शहर से बाहर रहते हैं, अगर उनके साथ कोई भी आपराधिक घटना होती है तो अब उनको अपने लोकल थाने में जाकर के एफआईआर कराने की जरूरत नहीं है। अब वो देश के किसी भी हिस्से में हो, वहीं से वहां के लोकल थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब ये लीगल हो चुका है। देश में कहीं भी आप हैं, आपके साथ कोई भी गलत घटना घटती है, अपराध होता है, तो आप वहां के लोकल थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ये अब लीगल हो चुका है। आप व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी आप एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं या आप ईमेल के जरिए भी ईमेल करके आप एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन 3 दिन के अंदर आपको लोकल थाने में जाकर के सिग्नेचर करके उसको वेरीफाई करना होगा, अपने एफआईआर को कंप्लीट करना होगा। साथियों, नाबालिग बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ जो क्रूर घटनाएं घटती हैं, अपराध होते हैं, सबसे ज्यादा यौन संबंध में रेप होता है, गैंग रेप होता है, ऐसे कई महिलाओं के साथ घिनौना अपराध होता है। इस पे भी सरकार ने सख्त कानून बनाया है, जिसमें अगर कोई भी महिलाओं के साथ दुराचार करता है और नाबालिग बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ अगर वो गलत कार्य करता है, अपराध करता है, तो उसे कम से कम उम्र कैद या फांसी तक हो सकती है। साक्ष्य अगर सही मिलते हैं तो फिर उम्र कैद या फांसी की सजा होगी। ये अब लीगल कानूनी रूप से कर दिया गया है। पहले जो रेप की धाराएं थी, धारा 375, 376 थी, अब वो धारा 63 और 69 के नाम से जानी जाएंगी। साथियों, किसी प्रकार की हत्या के मामले में जब जो धारा लगती थी, पहले धारा 302 थी, अब वो 101 के नाम से जानी जाएगी। अगर कोई हत्या करता है, किसी का मर्डर करता है, तो वो उसके ऊपर अब धारा 101 लगेगी। साथियों, गैंग रेप यानी किसी महिला के साथ कई लोगों द्वारा गैंग बना करके अनैतिक कार्य किया जाता है। ऐसे में साक्ष्य मिलने पर कम से कम 20 साल तक की सजा या अगर अपराध जघन्य और है तो जिंदा रहने तक उसमें शामिल सभी अपराधियों को जेल में रखा जाएगा। मॉब लिंचिंग, धार्मिक उन्माद जो होता है, जिसमें भीड़ किसी की हत्या कर देती है, मिल करके कई लोग मिलके किसी एक व्यक्ति को जान से मार देते हैं। ऐसे में
साक्ष्य मिलने के बाद सीधा फांसी की सजा होगी। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, पुलिस गिरफ्तार करती है, तो पहले ऐसा नहीं था कानून में कि उसके परिवार को सूचना पुलिस देगी ही देगी, लेकिन अब कानून के अंदर ऐसा लीगल रूप से बना दिया गया है कि पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो परिवार को सूचना देना अब अनिवार्य कर दिया गया है। सूचना देना अब जरूरी है। किसी भी केस में, जो केस चल रहा है, 90 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 90 दिन के अंदर जो पीड़ित है उसको हर हालत में केस के बारे में जानकारी देनी होगी। जो पीड़ित है उसको पता चलना चाहिए कि हमारे केस में प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। ये सूचना अनिवार्य कर दिया गया है। अब वो अधिकार होगा पीड़ित का कि वो 90 दिन के अंदर अपने केस की स्थिति जान सके और न्यायालय का फैसला समझ सके। अगर एक ऐसा कानून जो अगर देश के बाहर कोई है, होता है ऐसा जो पिछले कुछ वर्षों में घटनाएं हुई हैं, देश के अंदर पैसा लेकर के बाहर चले जाना और भारत सरकार ने भारत के अंदर मौजूद उसकी संपत्तियां जब्त की, लेकिन वो देश के बाहर चला जाता है कोई अपराध करके, कोई बैंकों का पैसा बकाया करके। ऐसे कई मामलों में देश से बाहर सब भग जाते हैं। ऐसे में अगर वो भारत के अंदर कोर्ट के सामने 90 दिनों के अंदर पेश नहीं होता है तो वो भले विदेश में रहे, उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, उसके ऊपर ट्रायल जारी किया जाएगा और न्यायालय उस स्थिति में भी अगर वो भारत के अंदर मौजूद नहीं है तो वो फैसला सुनाएगी और भारत के साथ साथ विदेशों के अंदर उसकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार अब होगा। ये बहुत ही अच्छा कानून है। जो देश से बाहर भाग करके रहते हैं और अपने को सुरक्षित समझते हैं, उसके नाम से देश के बाहर अगर कोई प्रॉपर्टी है तो अब वो भी जब्त हो सकती है और उसको भी गिरफ्तार करने का प्रावधान वहां के देश के साथ मिल करके करने का एक लीगल एक्ट बना दिया गया है नए कानून में। गंभीर मामले में या यूं कहें कि कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक का सजा याफ्ता है और वो 4 वर्ष तक सजा काट चुका है और कोई ऐसा जघन्य अपराध उसका नहीं है और जेल के अंदर उसका व्यवहार, उसका चाल चलन अच्छा है, तो ऐसे अपराधियों को 4 वर्ष के बाद जमानत देने का प्रावधान नए कानून में है। कैसे अपराधी जो 7 वर्ष के लिए सजा हुई हो और 4 वर्ष तक वो जेल में रहे हों और उनका व्यवहार, चाल चलन, स्वभाव अच्छा हो, तो उनको जमानत देने का नए कानून में प्रावधान किया गया है। साथ में एक हिट एंड रन कानून बना था जिसका काफी विरोध किया था ट्रांसपोर्टर यूनियन ने, तो अभी वो लागू नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें जो कानून था वो हमको लगता है कि बहुत ही जल्द उसको भी लागू किया जाएगा। कुछ संशोधन हो सकता है हो उसमें ये था कि अगर ड्राइवर के द्वारा कोई भी हादसा होता है तो वो उसको तुरंत उठा करके हॉस्पिटल ले जाएगा और उसके बाद सूचना पुलिस को देगा। ऐसे में उसकी सजाएं कम हो सकती हैं या बहुत ही अच्छा कार्य समझ में आएगा तो उसको सजा नहीं भी हो सकती है अगर वो चोटिल व्यक्ति गंभीर रूप से चोटिल न हुआ हो। अगर हादसा होता है और ड्राइवर कोई भी किसी को सूचना दिए बगैर और जिसको चोट लगा है, जो दुर्घटना की चपेट में आया है, अगर वो वहीं घायल पड़ा रहता है और ड्राइवर वहां से चला जाता है, ऐसे में शिनाख्त मिलने के बाद अगर वो ड्राइवर पकड़ा जाएगा तो उसको कम से कम 10 साल जेल की सजा मिलनी है। ऐसे सजा से जो ड्राइवर नशा करके गाड़ियां चलाते हैं और कई बड़े हादसे हो जाते हैं, इस पे कंट्रोल होता, लेकिन अभी ये कानून प्रभावी नहीं होगा। सड़कों पे जो महिलाएं जाती हैं, छोटे बच्चे जाते हैं, युवा जाते हैं, जो सोने के आभूषण कान में महिलाएं गले में पहनी रहती हैं, जो अपराधी घात लगाकर बैठे रहते हैं और वो झपट्टा मार के कान से या गले से सोने के आभूषण घींच करके लेके भाग जाते हैं, इनके लिए भी अब लीगल कानून बन चुका है। ऐसे लोग शिनाख्त के साथ जब पकड़े जाएंगे, साक्ष्य अप्रूवल होंगे, तो इनके लिए भी अब सजा निश्चित कर दी गई है। अब ये नॉर्मल तरीके से जमानत पर नहीं छूटेंगे, अब इनको कुछ न कुछ सजा भुगतनी ही होगी। साथ में कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें ग्रामीण हो, शहर हो, भूमि के लिए किसी के सामने से नाली बहता है, पानी बहाने के लिए कई ऐसे चीज होते हैं जिसमें समूह में झगड़े हो जाते हैं, आपस में विवाद होता है, पड़ोसियों से झगड़े हो जाते हैं। ऐसे में
लाठी डंडे पत्थर से ईंट से मारपीट होता है, सर फट जाते हैं। अब ऐसे जो पहले होता था, जो नियम था, उसमें कानून ऐसा नहीं था कि इस पे कठोर कार्रवाई हो सके। लेकिन अब अगर ऐसा होता है और किसी के सर पर लाठी ईंट पत्थर ऐसे घातक चीजों से हमले किए जाते हैं और ब्रेन डेड की स्थिति जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो कम से कम 10 वर्ष की सजा होना ही है। साक्ष्य मिलने पे 10 वर्ष तक की सजा होना है। कोर्ट के अंदर ट्रायल का जो टाइमिंग निर्धारित किया गया है इस नए कानून में, अधिकतम 3 वर्ष। कोर्ट को 3 वर्ष के अंदर अधिक से अधिक मैक्सिमम 3 इयर्स पर जितने भी कोर्ट के अंदर केस चल रहे होंगे फैसला देना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अधिक से अधिक 3 वर्ष के अंदर किसी भी प्रकार का केस हो उसमें फैसला सुनाना अब निश्चित कर दिया गया है, जिससे आने वाले समय में कोर्ट के अंदर जितने पहले से हजारों लंबित केस हैं उनको भी जल्द से जल्द निपटाने में मदद मिलेगी। आने वाले केस ज्यादा समय तक अब लटके नहीं रहेंगे और ऐसे में किसी भी जनता का जो काफी समय से वर्षों वर्षों से केस लड़ते आ रहे हैं और भारी भरकम फीस भी देते आ रहे हैं, उनको भी इससे छुटकारा मिलेगा और 3 साल के अंदर उनका केस क्लियर होगा और जो अपराधी होगा सही साक्ष्य के हिसाब से उसको दंडित किया जाएगा। अधिक से अधिक 3 साल के अंदर फैसला देना अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी मुकदमा चल रहा है, जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि पिछले कुछ समय के अंदर, कुछ वर्षों के अंदर कई नेता अभिनेता, हाई कोर्ट ने उनके ऊपर मुकदमा जो चला है उस पर ट्रायल बहस सारी चीजें करने के बाद 2 साल की सजा दी, 3 साल की सजा दी, 4 साल की सजा दी और उनका जो पद पे हैं आसीन उसको सस्पेंशन के रूप में आदेश पारित किया था। लेकिन फिर वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनके सजा को रोक दिया जाता है और जो सस्पेंशन हुआ रहता है उस पर वो फिर से बहाल हो जाते हैं। ऐसे नेता के साथ हुआ है और कई ऐसे अभिनेता, पावरफुल अभिनेता इस देश के अंदर हुए हैं जो हिट एंड रन केस में सजा मिलने के बावजूद भी वर्षों से आज तक जमानत पे हैं और सुप्रीम कोर्ट फैसला सुरक्षित अपने पास रख लेता है। ऐसे फैसला सुरक्षित रखने के जो तरीके हैं कोर्ट के, उसको खत्म करने का एक प्रावधान नए कानून में आ गया है। मैक्सिमम अधिकतम 43 दिन के अंदर फैसला सुप्रीम कोर्ट को सुनाना ही होगा। वो अपने पास फैसला सुरक्षित नहीं रख सकता। अब सालों साल तक जो फैसला सुरक्षित में रख करके अपने पास अपराधियों को सजा याफ्ता, जो भी सजा याफ्ता होता था उसको छोड़ दिया जाता था और वो सालों से जमानत पे घूमता रहता था। अब ऐसा नहीं होगा। 43 दिन के अंदर जो फैसला सुरक्षित रखा जाएगा, 43 दिन के अंदर ही उस फैसले को सुनाना होगा सुप्रीम कोर्ट को भी। कोई भी फैसला अदालतें करती हैं वो अपने पास अधिक से अधिक 7 दिन तक, जो नॉर्मल फैसले होते हैं, जो नॉर्मल केस, पहला केस कोर्ट के अंदर चलता है, अगर वो बहस पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित अगर रखती है अदालतें, तो पहले बार के हालात में 7 दिन के अंदर फैसला सुनाना अनिवार्य है। जो निचली अदालतें हैं 7 दिन के अंदर फैसला सुनाना अनिवार्य कर दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को 43 दिन के अंदर अगर कोई फैसला सुरक्षित वो रखते हैं तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, 43 दिन के अंदर उनको फैसला सुनाना अनिवार्य होगा। साथियों, दया की याचिकाएं जो एनजीओ हो, कोई संस्थान हो, संगठन हो, दाखिल पहले से करती आ रही हैं, अब ये व्यक्तिगत रूप से जो दोषी है उसको सीधे अपने नाम से दया याचिका दाखिल करनी होगी कोर्ट के अंदर। किसी एनजीओ के जरिए, किसी संगठन के जरिए, किसी संस्थान के जरिए अब ये याचिका दायर जो की जाती थी पहले, अब वो अमान्य होगी। अब वो दोषी व्यक्ति खुद अपनी याचिका दायर करेगा। साथियों, ऐसे कई चीजें हैं जो कि परिवर्तित हुई हैं, जैसे सिम कार्ड के कई नियम बदल दिए गए हैं। अब आप अधिक से अधिक, नियम तो ये पहले से था लेकिन उस पर जुर्माने नहीं लगते थे। 9 सिम के अलावा अगर आपके पास 10वां सिम होता है तो वो सिम का आपको एक लीगल जवाब देना होगा। अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट के बूते अगर आप सिम लेते हैं, किसी दूसरे बाहर के आईडी पर सिम लेकर के चलाते हैं और पकड़े जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।
3 साल तक की सजा भी आपको हो सकती है। तो ऐसे फर्जी आईडी से सिम लेना बंद करें और अधिक से अधिक 9 सिम तक अपने पास रखें। अपने नाम से केवल 9 सिम तक रखें। अगर ज़्यादा रखते हैं तो उसका लीगल प्रारूप आपके पास जवाब देने के लिए होना चाहिए। साथियों, 15 जुलाई से सरकार एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है जिससे जो भारतीय मोबाइल यूजर ट्रूकॉलर का यूज करते थे, जिसमें आने वाले फोन कॉल पर सीधा दिखता था, नेम दिखता था, स्पैम जो कॉल आते थे, फ्रॉड कॉल आते थे, उसको कंट्रोल किया जाता था, देख करके ब्लॉक किया जाता था। अब वो चीज सरकार एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रही है 15 जुलाई से कि वो बिना ट्रू कॉलर के ही जितने भी लीगल नेम से सिम खरीदे गए हैं वो नेम अब डिस्प्ले पर आना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी चीज है कि जैसे ही फोन का घंटी बजेगा, जो पहली बार वो सिम खरीदा होगा, जिसके नाम से वो सिम एक्टिवेट होगा, वो नेम अब दिखेगा। ऐसे में स्पैम जो कॉल आते हैं उस पे लगाम कसेगा और फ्रॉड कॉल स्पष्ट दिखेगा और जिससे जनता सचेत होगी और अपराध पे कंट्रोल होगा। उम्मीद है कि इस बार के बजट में जो लगभग जुलाई के मध्य में पेश किया जाएगा आम बजट, आशा है कि जीएसटी के अंदर डीजल और पेट्रोल आएंगे। अगर जीएसटी के अंदर डीजल पेट्रोल आ जाते हैं तो अनुमानित लगभग 20 रुपए के आसपास डीजल और पेट्रोल सस्ते हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही बड़ी राहत होगी पूरे देश के लिए। 20 रुपए प्रति लीटर अगर पेट्रोल डीजल सस्ते होते हैं तो ये जनता के जेब पर बोझ कम होगा। जैसे टेलीकॉम कंपनियों ने जनता के जेब के ऊपर बोझ बढ़ाया है, वैसे ही अगर ये जीएसटी के दायरे में अगर ये चीजें आती हैं पेट्रोल और डीजल, तो ये जनता के जेब के पैसों को बचाएंगी। साथियों, इस बार के बजट में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कम से कम जो अब तक का जो छूट का इनकम टैक्स में सीमा था वो 7 लाख रुपए तक था, उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक करने का अनुमान है। लेकिन ये क्लियर नहीं है, लेकिन एक अनुमान है कि 10 लाख तक की आय में टैक्स की छूट की उम्मीद बन रही है कि इस बार ऐसा हो सकता है। सेक्शन 80C में बदलाव संभव है, उसका भी एक जारी हो सकता है सरकार की तरफ से आम बजट में नोटिफिकेशन, जिसमें 80C में भी कुछ बदलाव किया जा सकता है, उसमें भी छूट की सीमाएं बढ़ाई जा सकती हैं। जीएसटी मीटिंग में कुछ फैसले लिए गए हैं जो जुलाई माह से लगभग लागू हो जाएंगे। प्लेटफॉर्म टिकट लेने पे टैक्स में अब छूट मिलेगी। अगर फर्जी बिल कोई बनाता है उस पे रोक लगाने के लिए जो फर्जी बिलिंग होती है, तमाम ऐसे फर्जी बिलिंग होते हैं जीएसटी के अंदर जिस पे काला बाजारी चलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा बचाती हैं और कई कंपनियां पैसा बनाती हैं। इसके लिए बायोमेट्रिक अब जरूरी होगा। अगर जो भी जिसके नाम से बिल कट रहा है उसको अब अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन कराना होगा। एक चीज है जो नुकसानदायक है, जो हर प्रकार के दूध के डिब्बे हैं, उन दूध के डिब्बों पर लगभग 12% तक अब टैक्स लगेगा। ये कम होना चाहिए था लेकिन कम नहीं हुआ है, कुछ अनुमान से ज्यादा 12% तक कर लगना है इस पे। जो आधार डॉक्यूमेंट अपडेट का एक यूआईडीआई की तरफ से जारी किया गया था कि जो 5 से 7 साल या 10 साल पुराने आधार हैं उनका डॉक्यूमेंट अपडेट अनिवार्य है। उनकी डेडलाइन 14 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, नहीं तो उसके बाद 50 रुपए डॉक्यूमेंट अपडेट के फी आपको देने होंगे। अभी ये ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो ये फ्री हैं, लेकिन अगर किसी आधार सेंटर से आप कराएंगे तो 50 रुपए इसका शुल्क देना होगा। अगर आप जानते हैं पोर्टल के ऊपर कार्य करना जानते हैं आधार के पोर्टल पर, तो आप जा करके अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करा सकते हैं। इसके लिए पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, बिजली के बिल, निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। आप अपना आइडेंटिटी और एड्रेस अपडेट करना होता है, आप करके अपना 50 रुपए का खर्च बचा सकते हैं। 14 सितंबर के अंदर ये कर लें। सरकार ने 14 प्रकार की खरीफ की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाया है। धान पे 117 रुपए तक बढ़ाया है, दाल
जो तुअर दाल होती है 550 रुपए तक का इस पे इजाफा किया गया है। ऐसे 14 खरीफ की फसलों पर एमएसपी बढ़ाया गया है, ये भी राहत की बात है। ऐसे जुलाई माह से कई ऐसे परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 15 जुलाई से जो बेसिक शिक्षक होंगे, जिनका जब वो स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनकी उपस्थिति बायोमेट्रिक के जरिए ली जाती है। अब वो एक टैबलेट होगा विद्यालय के अंदर और वहां पे 2 बार, सुबह और दोपहर में 2 बार हाजिरी उस टैबलेट के माध्यम से लगानी होगी। अब इसको अनिवार्य 15 जुलाई से कर दिया गया है। 1 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है जो किसान सम्मान निधि मिलता है। आधार कार्ड के तर्ज पे एक किसान कार्ड बनेगा, उसी के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि अब मिला करेगा। तो ये अब 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन तो आ ही गया है। अब ये सीएससी सेवा केंद्र या किसान भवन या ब्लॉक, इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द ही जारी हो जाएगा। ऐसे जगहों से ये बनेगा किसान कार्ड, जिसके पास रहेगा वो किसान सम्मान निधि का जो 2000 रुपए हर 3 महीने के बाद चौथे महीने में आता है वो ले पाएगा। उसके लिए आधार कार्ड, खतौनी और बैंक के पासबुक, ऐसे ये डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिएगा। किसान कार्ड बनवा लीजिए अगर आप किसान सम्मान निधि का पैसा पाते हैं तो। एक और सूचना है शिक्षकों के लिए, जो यूपी के अंदर 19 जुलाई तक जो तबादलों का प्रक्रिया है, ट्रांसफर का समायोजन, ये कंप्लीट करना होगा 19 जुलाई तक, क्योंकि अब स्कूल विद्यालय खुल चुके हैं। तो जो ट्रांसफर के तबादले के जो प्रक्रिया है 19 जुलाई तक इसको कंप्लीट करने का निर्देश जारी किया गया है। 19 जुलाई तक तबादलों का प्रक्रिया कंप्लीट करना होगा। 1 जुलाई से एसएससी, सीएचएसएल यूपी और बिहार के लगभग 8.5 लाख युवा 1 जुलाई से परीक्षा देना शुरू कर चुके हैं। लगभग इसमें 3712 पदों पर भर्ती होगी और इस पे युवा ध्यान दें, अच्छे तरीके से परीक्षा दे करके अपनी तैयारी कंप्लीट करें और जीवन में आगे बढ़ें। बैंकिंग सेक्टर में 1 जुलाई से एटीएम से अगर आप पैसा निकालते हैं तो जो उस पे सरचार्ज लगते हैं, लिमिट के बाद जो उसका लिमिटेशन है, उसके बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो वो सरचार्ज महंगा हो जाएगा। साथ में एसबीआई क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, आप अगर कोई भी ऑनलाइन या कहीं से भी सामान परचेज करते थे, जो रिवार्ड मिलता था उसको भी अब बंद कर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। जो बेनिफिट के, रिवार्ड के चुनिंदा जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होते थे, उसको अब बंद कर दिया गया है। धीरे धीरे सारे बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनियां हैं, बैंक हैं, इसको धीरे धीरे रिवार्ड के सिस्टम को बंद करते जा रही हैं और सरचार्ज बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे कई चीजें हैं जो जुलाई माह से लागू होने जा रहे हैं। इसमें गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उस पे 30 रुपए की कमी फिर एक बार की गई है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर पे कोई दाम में कमी नहीं की गई है। जो घरेलू गैस है वो उसी रेट में अभी मिला करेंगे। कमर्शियल गैस पर 30 रुपए की कमी की गई है। तो साथियों, आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिलती रहेंगी। वीडियो को शेयर करिए। साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।